हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 26। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी या फिर उत्तराखंड एलटी या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ, तो आप है बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीजेस और साथ ही साथ प्रोवाइड करा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीजेस, जो कि हैं आपके सिलेबस के बेस्ड, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है, वो सभी हम अपनी सीरीजेज में इंक्लूड कर रहे हैं। आई होप अगर आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको अच्छी लग रही होंगी। आपके कमेंट और आपके लाइक्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, आगे भी इसे बरकरार रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। और हाँ, जो वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। हम सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें अगर आप आगामी एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की टेस्ट सीरीज। इसमें हमने इंक्लूड किए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। आप अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और लगाइए आपका आज का स्कोर। हमें ज़रूर लिखिएगा कि आज आपने 50 में से कितने मार्क्स बनाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की है। क्वेश्चन साइकोलॉजी से है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है चेतना, बी है उत्तेजना अनुक्रिया, सी है मूल प्रवृत्तियां और डी है प्रतिबद्धता। फ्रेंड्स, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तेजन अनुक्रिया। जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या उत्तेजना अनुक्रिया या फिर उत्तेजन अनुक्रिया के शब्दों में की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1962, बी है 1961, ऑप्शन सी है 1964, ऑप्शन डी है 1965। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो एनसीईआरटी है उसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोलो में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 24 फीट, बी है 18 फीट, सी है 14 फीट या फिर डी है 10 फीट। आपको बताना है पोलो में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। 24 फीट, 18 फीट, 14 फीट या फिर 10 फीट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 फीट। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, बी है फुटबॉल, सी है खो खो और डी है हॉकी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कर लीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। जो फ्लाइट शब्द है वो बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्वर्जन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है गर्दन, बी है कंधा, सी है घुटना और डी है टखना। आपको बताना है जो इन्वर्जन जो क्रिया होती है या फिर एक प्रकार का मूवमेंट है वो किस जोड़ पर होती है। ठीक है, गर्दन, कंधा, घुटना या फिर टखना। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टखना। ठीक है, जो टखने वाला जोड़ होता है यहाँ पर होती है इन्वर्जन क्रिया। इसमें क्या होता है, हम टखने को जब अंदर की ओर मोड़ते हैं तो वो इन्वर्जन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन निम्नलिखित में से क्या है।
ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए। अध्यापन के क्षेत्र में यानी कि टीचिंग के क्षेत्र में मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की सबसे बड़ी देन निम्नलिखित में से क्या है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा की खेल प्रणालियाँ, बी है पाठ्य पुस्तकें, सी है अनुशासन विधि, डी है दंड का अधिकार। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। टीचिंग के फील्ड में साइकोलॉजी की सबसे बड़ी देन क्या है? शिक्षा की प्रणालियाँ, पाठ्य पुस्तकें, अनुशासन विधि या फिर दंड का अधिकार। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा की खेल प्रणालियाँ। ठीक है, खेल के माध्यम से कैसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाए, ये मनोविज्ञान की बहुत बड़ी देन है हमारी टीचिंग के फील्ड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हुक पास किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है कबड्डी, बी है खो खो, सी है बास्केटबॉल, डी है 100 मीटर दौड़। आपको बताना है कि हुक पास किस खेल से संबंधित है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल। ठीक है, जो हुक पास जो शब्दावली है या फिर जो शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी लुधियाना, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। आपको बताना है जो मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? ग्वालियर, लुधियाना, चेन्नई या फिर हैदराबाद। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम है वो चेन्नई में स्थित है। मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस यानी कि रसिया, रसिया का नेशनल गेम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी रग्बी फुटबॉल, सी फुटबॉल और डी आइस हॉकी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल। रशिया का यानी कि रूस का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो है फुटबॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कबड्डी खेल का उदय भारत के किस राज्य से हुआ है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। आपको बताना है जो कबड्डी खेल है वो भारत के किस राज्य से उसका उदय हुआ है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, जो कबड्डी खेल है उसका उदय तमिलनाडु राज्य से हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है के बिरला पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1981, बी है 1990, सी है 1991, डी है 1994। आपको बताना है के बिरला पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? 1981, 1990, 1991 या फिर 1994। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अग्रवाल कप प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है टेबल टेनिस, डी है बैडमिंटन। आपको बताना है अग्रवाल कप प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है। ठीक है, ये राष्ट्रीय लेवल की एक प्रतियोगिता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो अग्रवाल कप प्रतियोगिता है इसका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ओलंपिक मसाल की अवधारणा किसने की? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है पियरे डी कुबर्टिन, बी है कार्ल डाइम, सी है नोर्डहाइम या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल डाइम। 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक हुए थे तो वहाँ पर उस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष कार्ल डाइम थे और इन्होंने ही जो है मसाल की अवधारणा उस ओलंपिक में की थी और वहीं से इसका प्रारंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कोल्ड स्प्रे का यहाँ पर जो तात्पर्य है, जो भी गैसेस या फिर स्प्रे हम चोट के बाद यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है कॉन्ट्रास्ट गैस, बी है क्लोराइड गैस, सी है इथेन गैस, डी है मीथेन गैस। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस। लेकिन मीथेन गैस के अलावा एक और गैस इसमें प्रयुक्त की जाती है। आपको उस गैस का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ, आप उनके आंसर ज़रूर रिप्लाई कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपका एक रिवीजन होता है और वो क्वेश्चन आपको फॉर एवर लर्न रहता है। अगर आपको वो क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो उसके लिए आप सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जब आप उसका आंसर जान जाते हैं तो फिर उसका आंसर आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि आप उसको सर्च करके ढूंढते हैं, उस पर थोड़ा सा आपका माइंड फोकस रहता है, उसके बाद आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं, तो वो आपको फॉर एवर लर्न रहता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑप्शन बी क्लोराइड गैस की जगह आपको वो गैस भी, उस गैस का नाम भी यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, और ऑप्शन डी में आपको उन दोनों का नाम मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है स्पायरोमीटर, बी है स्टोडियोमीटर, सी है स्फेग्नोमोनोमीटर और डी है स्पीडोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आई होप आपने इसका राइट आंसर गैस कर भी लिया होगा। जी हाँ, रक्तदाब को मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं स्फेग्नोमोनोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्पायरोमीटर है वो विटल कैपेसिटी यानी कि आपके फेफड़ों की क्षमता, लंग कैपेसिटी को मापने वाला यंत्र है। स्टोडियोमीटर के द्वारा हाइट मेजर की जाती है और स्पीडोमीटर आपकी स्पीड को मेजर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1904 पेरिस यानी कि 1904 पेरिस, ऑप्शन बी है 1908 लंदन, सी है 1912 स्टॉकहोम और डी है 1920 एंटवर्प। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा 1920 एंटवर्प। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर पूछा गया होता कि जो ओलंपिक के जो छल्ले हैं सबसे पहले किस ओलंपिक में प्रदर्शित किए गए थे, तो वो जो ओलंपिक के जो छल्ले थे वो 1912 के ओलंपिक में प्रदर्शित किए गए थे। मतलब उनको सबसे पहले 1912 के ओलंपिक में शो किया गया था, लेकिन वो एज ए फ्लैग नहीं थे, खाली एक सिंबल था। ठीक है, जब उसको फ्लैग 1913 में बनाया गया पीरियडिक बुलेटिन द्वारा, फिर 1920 में उसे पहली बार ओलंपिक में फहराया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 5 उड़ते हुए कबूतर, बी है आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, सी है संसार के 5 महाद्वीपों का चित्र या फिर डी है मसाल के लिए खिलाड़ी का चित्र। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो ओलंपिक के ध्वज पर अंकित चिन्ह होते हैं वो होते हैं आपस में गुथे हुए 5 छल्ले। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रदर्शित करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, जो 5 महाद्वीप हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है काला, बी है पीला, यहाँ पर पोला टाइप हुआ है तो इसे आप पीला पढ़ेंगे, सी है नीला और डी है हरा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ओलंपिक ध्वज बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, जिसमें 5 छल्ले होते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें इनका क्रम जो है यहाँ से निश्चित होता है। ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जो पहला होता है वो नीले कलर का होता है, दूसरा होता है पीले कलर का, नीला पीला, फिर काला तीसरे कलर का ये वाला, चौथा होता है
हरे कलर का यानी कि ग्रीन कलर का, और लास्ट होता है आपका रेड कलर का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कलर का छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला। ठीक है, जो कि यहाँ पर पोलर टाइप हुआ है। जो दूसरे नंबर का यहाँ पर छल्ला है, ठीक है, ये वाला, ये होता है पीले कलर का, और ये करता है एशिया का प्रतिनिधित्व। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओलंपिक गान की रचना किसने की। आपको बताना है जो ओलंपिक गान है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एंटोनियो सामारांच, ऑप्शन बी है स्थिरोस सामारास और कॉस्टिम पालामास, ऑप्शन सी है स्पिरोस एंटोनियो और सामारांच कॉस्टिम, ऑप्शन डी है सामारास एंटोनियो या और स्थिरोस कॉस्टिम। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिरोस सामारास और कॉस्टिम पालामास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1949 यानी कि 1949, बी है 1951, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1960। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता 1960 में दी गई थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है, ओलंपिक समिति ने ओलंपिक गान को जो मान्यता दी थी वो है 1958। ठीक है, 1958 में पहली बार ओलंपिक समिति ने इस ओलंपिक गान को मान्यता दी थी। उसके पश्चात नेक्स्ट ओलंपिक यानी कि 1960 के ओलंपिक में इसे पहली बार गाया गया था। अगर आपको ऑप्शन में 1958 मिले तो 1958 ही करेक्ट आंसर होगा। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में 1958 नहीं है तो सबसे इसमें जो बेस्ट आंसर होगा 1960। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि ओलंपिक गान सबसे पहले किस ओलंपिक में गाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896। ठीक है, जो पहले ओलंपिक हुए थे वहां पर भी इसको गाया गया था। लेकिन उसके बाद जो ओलंपिक हुए उनमें सभी देशों ने जहां जहां पर ओलंपिक हुए उन्होंने अपने ओलंपिक गीत बनाए और उनको गाया। फिर 1958 में और इस जो ओलंपिक गान बनाया गया था उसको मान्यता मिली और 1960 से इसी को ही गाया जाने लगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओलंपिक मसाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1912 स्टॉकहोम, ऑप्शन बी है 1920 एंटवर्प, ऑप्शन सी है 1928 एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी है 1936 बर्लिन। आपको बताना है ओलंपिक मसाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1936। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है। यहाँ पर क्या है कि 1928 में पहली बार ओलंपिक ज्वाला जलाई गई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो फ्लेम है ओलंपिक में सबसे पहले कब जलाई गई, फ्लेम इंग्लिश को आप इसमें जरूर देखिएगा, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अगर फ्लेम वर्ड है तो 1928 करेक्ट आंसर होगा। अगर बात मसाल की हो रही है तो मसाल को इंग्लिश में हम कहते हैं टॉर्च। ठीक है, अगर वहां पर टॉर्च की बात हो रही है यानी कि मसाल की बात हो रही है तो वो सबसे पहले 1936 बर्लिन ओलंपिक में जलाई गई थी, जिसको कि हमने पहले भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 1936 में इसकी शुरुआत कार्ल टाइम द्वारा की गई थी, जो कि जर्मनी में ये ओलंपिक हुए थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1936 बर्लिन ओलंपिक, या फिर ऑप्शन बी 1968 मैक्सिको ओलंपिक, ऑप्शन सी है 1972 म्यूनिख ओलंपिक, या फिर ऑप्शन डी 1980 मॉस्को ओलंपिक। किस ओलंपिक में सबसे पहले शुभंकर का प्रयोग किया गया।
4 ऑप्शन आपको मैंने बताया, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर सबसे पहले शुभंकर का प्रयोग किया गया था। अगर यहाँ पर पूछ ले कि किस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर पहली बार शुभंकर का प्रयोग किया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आधिकारिक तौर पर 1972 म्यूनिख ओलंपिक में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। 1968 में अनाधिकारिक तौर पर प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर ना तो आधिकारिक पूछा है ना ही अनाधिकारिक पूछा है, सिंपली पूछा है कि पहली बार यानी कि प्रथम बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 1968 मैक्सिको सिटी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉस्को ओलंपिक खेलों में यानी कि 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुए थे वहां पर शुभंकर था। आपको बताना है कि वहां पर क्या मस्कट था 1980 मॉस्को ओलंपिक में। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है मीसा यानी कि भूरे भालू, उसके बाद बी है ओली सैद मिली, या फिर सी इज्जी, ऑप्शन डी है पामेला। ठीक है, चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि 1980 में क्या था शुभंकर यानी कि मस्कट। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीसा। ठीक है, मीसा जो भूरे भालू थे 1980 मॉस्को ओलंपिक के शुभंकर थे। और जो पहली बार मस्कट यूज किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया 1968 में, वहाँ पर पामेला यानी कि कबूतर थे। अब आपको मुझे बताना है कि पहली बार आधिकारिक तौर पर यानी कि 1972 में ओलंपिक में कौन से शुभंकर थे या कि शुभंकर क्या था। ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में 1972 ओलंपिक में शुभंकर क्या था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, सहसंबंध का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है फ्रांसिस गाल्टन, बी है स्पीयर्समैन, सी है गैरेट, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि सहसंबंध का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन, स्पीयर्समैन, गैरेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयर्समैन। ठीक है, जो सी स्पीयर्समैन भी इन्हें कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले सहसंबंध का विचार दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है गति, बी है लचकता, सी है शक्ति, डी है सहन शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी लचकता। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको विकसित करने के लिए बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं कि बैलिस्टिक विधि फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने का एक तरीका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस खेल में तीसरे स्थान पर 2 खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ियों को मेडल दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है बॉक्सिंग, बी है कुश्ती, सी है जूडो, डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि किस खेल में तीसरे स्थान पर 2 खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ियों को मेडल दिया जाता है। यानी कि इस खेल में 4 लोगों को मेडल मिलता है। जनरली आपने सुना होगा कि 3 ही मेडल दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन को, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्ज। लेकिन ये एक ऐसा खेल भी है, या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे खेल भी हैं जिनमें थर्ड पोजीशन पर आने वाले खिलाड़ी को, यानी कि वहाँ पर 2 प्लेयर आते हैं थर्ड पोजीशन पर और दोनों को मेडल दिया जाता है। आपको बताना है वो कौन सा खेल है, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो या फिर सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इन सभी खेलों में तीसरी पोजीशन पर 2 प्लेयर आते हैं और उन दोनों को मेडल दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, सांख्यिकी से ये क्वेश्चन लिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है माध्यिका बराबर 3 बहुलक माइनस 2 माध्य। ऑप्शन बी है माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस 3 बहुलक। ऑप्शन सी है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सही है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 है, आवर्ती तालिका में कुल आवृत्तियों को किस से दर्शाया जाता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एफ, ऑप्शन बी है जेड, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी है ए। आपको बताना है आवर्ती तालिका में कुल आवृत्तियों को किस से दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन भी सांख्यिकी वाले चैप्टर से लिया गया है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन। ठीक है, आवर्ती तालिका में कुल आवृत्तियों को एन द्वारा प्रदर्शित या फिर एन से दर्शाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वास्थ्य से संबंधित अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा कौन सी है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है बायोमेडिकल, बी है साइकोसोशल, सी है रिलीजियस या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है स्वास्थ्य संबंधित अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा कौन सी है? बायोमेडिकल, साइकोसोशल, रिलीजियस या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी रिलीजियस। जो रिलीजियस अवधारणा है वो स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पहली बार किस ओलंपिक में खेल गांव बनाए गए? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1920 एंटवर्प, ऑप्शन बी है 1924 पेरिस, ऑप्शन सी है 1928 एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी है 1932 लॉस एंजल्स। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी 1932 लॉस एंजलिस। ठीक है, 1932 लॉस एंजलिस में पहली बार ओलंपिक में खेल गांव बनाए गए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विल्मा रुडोल्फ का संबंध किस खेल से है? ठीक है, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इनके बारे में आप अवश्य पढ़ें अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल इनकी स्टोरी रही है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है टेनिस, बी जिम्नास्टिक, सी बैडमिंटन, डी एथलेटिक्स। इनमें से किस खेल के साथ विल्मा रुडोल्फ का संबंध है? चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी एथलेटिक्स। ठीक है, जो विल्मा रुडोल्फ हैं वो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। कमाल की बात है कि ये पोलियो से ग्रस्त एक बच्ची हुआ करती थी, इनको हार्ट डिजीजेस थी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मैं आपको सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इनकी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी मोटिवेशनल है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1938 ईस्वी में, बी है 1952 ईस्वी में, सी है 1963 ईस्वी में या फिर डी है 1932 ईस्वी में। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। द क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1932 में लखनऊ में की गई थी। कई बार इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है, तो ये है लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई थी 1932 यानी कि 1932 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, YMCA की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो YMCA है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किस वर्ष से हुई? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1922 ईस्वी में, बी है 1920 ईस्वी में, सी है 1923 ईस्वी में या फिर डी है 1918 ईस्वी में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है,
YMCA के संस्थापक निम्न हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन YMCA के संस्थापक हैं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है HC बक, बी है PM जोसेफ, सी है फेड वलूर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HC बक। HC बक द्वारा 1920 में YMCA की स्थापना मद्रास यानी कि चेन्नई में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है एड हॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन निम्न वर्ष में किया गया। आपको बताना है कि जो एड हॉक इंक्वायरी कमेटी है उसका गठन किस वर्ष किया गया। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1956 यानी कि 1956, ऑप्शन बी है 1955 यानी कि 1955, ऑप्शन डी है 1958 यानी कि 1958, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1958 में एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई थी या फिर इसका गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है NIS की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। आपको बताना है जो NIS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। जी हाँ, राइट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1963, ऑप्शन डी है 1961। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी 1961। 1961 में NIS की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पटियाला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है नेहरू युवक केंद्र की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। जो नेहरू युवक केंद्र है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इन्हें आप अवश्य ही लर्न कर लें। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1972, बी है 1971, सी है 1975 और डी है 1976। इनमें से किस वर्ष नेहरू युवक केंद्र की स्थापना हुई थी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए 1972। जो नेहरू युवक केंद्र है या फिर नेहरू युवा केंद्र है, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI साई की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। आपको बताना है कि जो भारतीय खेल प्राधिकरण है या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1976, बी है 1983, सी है 1984 या फिर डी 1979। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1984। 1984 में साई की स्थापना की गई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। अब आपको बताना है कि किस वर्ष ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1958। इनमें से किस वर्ष ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954। 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है अनुसंधान या शोध, ये जैसे हम रिसर्च कहते हैं के अर्थ में आर, ठीक है, एफ शब्द घोतक है। किसका घोतक है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आवर्ती का यानी कि फ्रीक्वेंसी का, बी पुनरावर्ती का यानी कि लिटरेशन का, और ऑप्शन सी है आवर्ती व गहनता का, ऑप्शन डी है केवल गहनता का। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवर्ती व गहनता का। ठीक है, जो आर है और एफ यहाँ पर दिया गया है, ये जो शब्द हैं वो आवर्ती और गहनता के घोतक हैं, यानी कि इनको प्रदर्शित करते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुसंधान के अर्थ में सर्च शब्द किसका समानार्थी है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है खोज का, बी है छानबीन का, सी है अनुसंधान का, डी है 2 या 3 दोनों, यानी कि बी और सी दोनों का। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे टीजीटी और पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में हैं, वहाँ पर अनुसंधान के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, जो कि हमने अपनी सीरीज में इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, और जब हम नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और इससे और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी वहाँ पर अनुसंधान से पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक हैं। ठीक है, रिसर्च और अनुसंधान के जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर फिलहाल इंक्लूड किए हुए हैं। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए, बहुत ईजी है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए खोज का। ठीक है, अनुसंधान के अर्थ में जो सर्च वर्ड होता है तो इसका जो समानार्थी है वो खोज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, शोध में वही व्यक्ति सफल कहा जा सकता है। आपको बताना है कि शोध में कौन सा व्यक्ति सफल कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है जिसने नए सत्यों या फिर तथ्यों की खोज की है। ऑप्शन बी है पुराने सत्यों और तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया हो। ऑप्शन सी है आंकड़ों से प्राप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया हो। ठीक है, आंकड़े से प्राप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया हो। या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी किए हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी किए हो, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है, सांख्यिकी का पितामह किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है टर्नी का, टर्नी को होना चाहिए था। ऑप्शन बी है रोस्को, या फिर ऑप्शन सी एच एन वॉल, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो को। इनमें से किसे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स का पिता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एच एन वॉल। ठीक है, एच एन वॉल को सांख्यिकी का पितामह कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि स्टैटिक्स का फादर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, वॉलीबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 10 और डी है 12। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पूछा गया है कि वॉलीबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। ठीक है, कुल खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो कुल खिलाड़ी होते हैं 12। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि प्लेइंग खिलाड़ी कितने होते हैं तो हो जाता 6। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार हमें ऑप्शन को ऑब्जर्व करके भी राइट आंसर गेस करना होता है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर 12 नहीं होता तो फिर 6 करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉलर बोन किसे कहते हैं? अब आपको बताना है जो कॉलर बोन है वो किसे कहते हैं, कौन सी हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है स्कैपुला, बी है क्लेविकल, सी है मैंडिबल और डी है स्टर्नम। इनमें से किसे कॉलर बोन कहा जाता है? स्कैपुला, क्लेविकल, मैंडिबल या फिर स्टर्नम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लेविकल। क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है। ये कंधे के पास पाई जाने वाली एक अस्थि है। ठीक है, मैंडिबल जबड़े में पाई जाती है। स्कैपुला आपकी पीठ में पीछे की ओर यानी कि ऊपर की ओर पाई जाती है। ठीक है, क्लेविकल से नीचे की ओर पीठ के हिस्से में, और स्टर्नम जो है छाती में पाई जाने वाली अस्थि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्टेफीग्राफ का संबंध किस खेल से है? ठीक है, ये एक महिला प्लेयर है स्टेफीग्राफ। ये किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है कुश्ती, डी है एथलेटिक्स। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से। ठीक है, जो स्टेफीग्राफ हैं वो टेनिस की एक प्लेयर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ। आपको बताना है जो स्टेफीग्राफ हैं वो किस देश की खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेनिस की खिलाड़ी हैं ये हमने जान लिया, लेकिन अब आपको बताना है कि वो किस देश से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 1920 में
कितने भारतीय खिलाड़ियों का दल गया था? ठीक है, कहाँ? ओलंपिक की बात हो रही है। वर्ष 1920 में ओलंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ियों का दल गया था? ऑप्शन ए है 6, बी है 8, 9 है, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 14। ठीक है, वर्ष 1920 में भारत ने पहली बार अनाधिकारिक तौर पर भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था भारत की ओर से, ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। ठीक है, जब वर्ष 1920 में पहली बार भारत ने अनाधिकारिक तौर पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर 6 खिलाड़ियों का दल एक गया था, जिसमें से 4 धावक थे और 2 कुश्ती के पहलवान थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रायोथेरेपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है जल द्वारा चिकित्सा, बी है गर्म जल द्वारा चिकित्सा, ऑप्शन सी है बर्फ द्वारा चिकित्सा, या फिर डी है मालिश द्वारा चिकित्सा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्रायोथेरेपी का अर्थ है बर्फ द्वारा चिकित्सा, मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है तैराकी, डी है वॉलीबॉल। इनमें से कौन सा खेल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी वॉलीबॉल। ठीक है, जो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था कौन सी है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था कौन सी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है यूजीसी, बी है एनसीईआरटी, सी है एनसीटीई, या फिर ऑप्शन डी है नाक NAAC। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट द्वारा अप्रिशिएट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस फ्यूचर में लाने की। तो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है NCTE। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था है NCTE। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Subscribe to my channel.